हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीपीएससी 2020 को क्रैक करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर से 2019 की मेंस की तैयारी करते आ रहे हैं और जो इस बार का कट ऑफ आया है उसके अकॉर्डिंगली उनका नहीं हो पाया है। काफ़ी हाई कट ऑफ गया है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए मिला। जनरल कैटेगरी का अराउंड 146 73 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ये कट ऑफ गया है। तो काफ़ी अच्छा बच्चों ने परफॉर्म करा है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आपकी आगे की स्ट्रैटेजी को बनाना है। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स का मेंस में हो गया है 2019 की, उनको तो डेफिनेटली उसी की तैयारी करनी है, रिवीजन करना है। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो फरवरी एंड या मार्च की स्टार्टिंग में होनी चाहिए। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली रिवीजन करना चाहिए और कंटिन्यूसली पेपर्स देते रहना चाहिए ताकि आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। बाकी जो 2020 की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से 2019 की मेंस की तैयारी करी है बट उनका नहीं हो पाया है, तो उन्हें इस समय ये सोचना कि 2019 के एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इससे बेटर है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जो 2019 है उसकी प्रीलिम्स होने वाली है, तो आप उसकी तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए। जो आपने 2019 में मेंस की तैयारी करी है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा 2020 में, क्योंकि जो 2020 है उसका जो सिलेबस है और जो 2019 का सिलेबस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर चेंज देखने के लिए मिला है बट मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर ही है। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2020 की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड या अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर जो 2020 है उसकी प्रीलिम्स होना चाहिए। तो उसकी आपको तैयारी करना चाहिए अभी, और बिगर कुछ सोचे समझे टाइम वेस्ट करे कि 2019 में ऐसा रिजल्ट आया या ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख देख कर उसके पीछे टाइम वेस्ट करना, ये सारी चीज़ों को छोड़ के आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो 2020 है उसके आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। यदि हम बात करें सिलेबस की, तो जो 2020 का जो सिलेबस है उसमें हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली दी हुई है। यदि आपके पास जो न्यू सिलेबस है उसका प्रिंट आउट नहीं है, यदि आपके पास वो सिलेबस अभी आपके पास में है नहीं इन अ फिज़िकल फॉर्म, और यदि आपके पास कंप्यूटर में भी यदि सेव है तो आप उसको रट लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या दिया है और आपको किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी को फॉर्म करनी है। ओके, क्योंकि जो नया सिलेबस है 2020 का उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस है, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला। जैसे 2019 का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको एक्ट्स देखने मिलते हैं। 2020 के सिलेबस के अंदर जो एट्रोसिटी एक्ट है, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 है, वो सारी चीज़ें नहीं दी हुई है। ओके, उसकी जगह पे नई चीज़ें एडेड हैं, जैसे कि कमीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। तो ये सारी जो बॉडीज़ हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है और आपको बताया गया है कि कौन सी बॉडीज़ पढ़नी है। ओके, उसके अलावा आप देखते हैं कि जो 2019 का सिलेबस था, जो अभी तक का जो सिलेबस था, उसके अंदर स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता था। स्पोर्ट्स एक स्पेसिफिक टॉपिक था प्रीलिम्स के अंदर, बट अब ऐसा नहीं है। जो करंट अफेयर वाला जो पार्ट है उसी के अंदर स्पोर्ट्स को एक छोटा सा वेटेज दिया हुआ है। इसके अलावा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो पहले बहुत बेसिक पूछा जाता था, हैकिंग क्या होता है, वायरस क्या होता है, सर्च इंजन्स, ये स्पेसिफिकली मेंशन था सिलेबस में, बट अब काफ़ी एलोबरेट कर दिया गया है, काफ़ी सारी नई चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो जो नया सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चिंता रहती है कि अभी हमको प्रीलिम्स का पढ़ना चाहिए कि मेंस का पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कभी भी मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। मेंस प्रीलिम्स दोनों एक ही होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेंस में अलग होती हैं और प्रीलिम्स के अंदर अलग होती है, ये ज़रूर होता है, बट जो इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लगभग दोनों में सिमिलर होते हैं और आपको उसी ढंग से पढ़ना चाहिए, मेंस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स ईजिली कर पाएँ। जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट 4 एरियाज़ हैं जिनके लिए आपको मेंस में भी पढ़ना है, प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, और आप इनको इस तरीके से तैयार करिए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर आप वो पढ़ पाएँ।
जो 2020 है उसका अब हम सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है 2020 का, वेट फॉर, उसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इवेंट एंड मेजर डायनेस्टीज इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो टॉपिक है ये मैंने एक सीरीज़ बनाई है अराउंड, उसके अंदर जो MPGK की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर ये वाला टॉपिक मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करा है, काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। यदि आपने ये लेक्चर्स देखे हैं तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद में है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट। ये जो टॉपिक है ये भी हमने वहीं पे कवर करा है। मेंस और प्रीलिम्स दोनों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और ये दोनों ही टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है मेजर आर्ट एंड स्कल्पचर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये टॉपिक अभी हमारा चल रहा है, इसके अंदर हम सारी इम्पॉर्टेंट आर्ट स्कल्पचर्स कवर कर रहे हैं। इसके अलावा यहीं पे हमारा ये जो रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश है वो भी कवर होते जा रहा है, क्योंकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं हम उनको डिटेल में कवर कर रहे हैं। वहाँ पे कौन सी प्लेसेस हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपकी 3 मार्कर के हिसाब से भी तैयार हो रही है, प्लस प्रीलिम्स के अंदर यदि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उस अकॉर्डिंगली भी तैयार हो रही है। ओके, उसके अलावा कुछ छोटे टॉपिक्स बचते हैं, फेस्टिवल्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया। ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये मेंस की हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं। ये प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। ओके, इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट और मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट लिटरेटर्स ऑफ MP एंड देयर लिटरेचर्स, ये बहुत छोटा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो नया टॉपिक है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो है इम्पॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ ऑफ MP। ओके, जो 2019 का हमने MPPSC का पेपर देखा उसके अंदर हम देखते हैं कि अराउंड 12 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश से आए हैं। पहले हिस्ट्री और कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था, बट अब इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके अंदर 3-4 ही ऐसे पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जिनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। वो है मेजर डायनेस्टी वाला, फिर मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, इसके बाद में मेजर आर्ट एंड स्कल्पचर और रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक्स है ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, तो आपको इनको पहले कवर करना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे ट्राइब हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, म्यूज़िक, फोक, लिटरेचर्स, ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, तो उसको आप कवर कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिटरेचर्स ऑफ MP, ये आपको मेंस में भी हेल्प प्रोवाइड करेगा, स्पेशली जो इसके सब टॉपिक नंबर 1 और 2 और 3 हैं ये। ओके, इसमें 3 मार्कर्स भी बन सकते हैं, जैसे राजा भोज हो गए, उनके बारे में 15 मार्कर के अंदर भी क्वेश्चन बन जाता था, अब 11 मार्कर में बन जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाए और मेंस की भी तैयारी हो जाए। ओके, तो जो GS पेपर 1 है हमारा MPPSC मेंस का जो 2020 का, उसमें आपका हिस्ट्री, लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश यहीं पे कवर हो सकता है यदि आप ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहले जो सिलेबस था 2019 का उसमें दिया हुआ था कि आपको कुछ जनरल नॉलेज, कुछ सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए हिस्ट्री से रिलेटेड, बट जो 2019 का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा एलॉबरेट करके बताया गया है, काफ़ी सारे सब टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं और वो मेंस से रिलेटेड है। मेंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, तो यदि आप ये वाला टॉपिक कवर करते हैं तो आपकी मेंस की भी तैयारी अपने आप हो जाएगी। ओके, तो क्या टॉपिक्स हैं यहाँ पे, मेजर फीचर्स, इवेंट्स, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडिया। ओके, तो यहाँ पे आपको एंशिएंट से लेकर मेडाइवल इंडिया तक का पार्ट पढ़ना है। ओके, इसके बाद में क्या देखने मिलता है हमको, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th और 20th सेंचुरी में इंडिया में चले थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ब्रह्मो समाज हो गई, आर्य समाज हो गई, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई, दयानंद सरस्वती हो गए, इनने क्या किया है, ज्योतिबा फुले हो गए, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, जितने भी उनके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओके,
तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, नया नया इंक्लूड हुआ है, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद में है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ फॉर फ्रीडम। इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के अंदर आपको क्या देखना है, 1885 के बाद में तब कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद में धीरे धीरे इंडिपेंडेंट स्ट्रगल स्टार्ट हुई। ओके, तो कहाँ से स्टार्टिंग देखते हैं हम बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 का, उधर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो उस समय से हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट स्ट्रगल कुछ ग्रुप्स के अंदर स्टार्ट हुई और धीरे धीरे वो एक नेशनल मूवमेंट के रूप में इमर्ज हुई। तो ये सारी चीज़ों को हमको डिटेल में कवर करना है ताकि हमारी मेंस की भी तैयारी हो जाए और प्रीलिम्स भी हमारा ईजिली हो जाए। आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग ही पढ़ेंगे, मेंस के लिए कुछ अलग ही पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये टॉपिक्स को इस तरीके से कवर करिए कि आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाए। ओके, आप यदि डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई ब्रीफली पढ़ के तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा नहीं, आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका मेंस का जो पेपर 1 है वो तो पूरा कंप्लीट हो जाता है यदि आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो ओके, तो पेपर 1 जो मेंस का जो पेपर 1 है वो आपका कवर हो जाएगा। पेपर 2 का भी जो मैक्सिमम पार्ट है मेंस का वो यहीं पे कवर हो जाएगा प्रीलिम्स का पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है और जो मेंस में भी आपको काम आएगा। इसके अलावा जो पेपर 3 है उसके भी काफ़ी सारे टॉपिक्स यहीं पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि साइंस वगैरह आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है और वो मेंस का भी पार्ट है। तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जिनके लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी तैयारी आप प्रीलिम्स के साथ ही कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं एटलीस्ट अभी आने वाले 1 महीने के लिए, वो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में तब फरवरी स्टार्ट होगा और फरवरी और मार्च वाला जो पार्ट होगा उन 2 महीने में आप सिर्फ प्रीलिम्स को स्पेसिफाई करिए, आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करिए। अभी ये जो 1 महीना है जनवरी का, उसमें आप इस तरीके से पढ़िए कि भाई आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके मेंस के लिए भी तैयार होते जाए। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है, ये टॉपिक मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है। अब यहाँ पे ये टॉपिक को न्यूली ऐड किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इस साल इस पे से भी कुछ क्वेश्चन बन जाए, एक आधी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टॉपिक को भी आपको डिटेल में कवर करना है। ओके, इसके बाद में है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते आए हैं इस टॉपिक के ऊपर से, बट क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर मध्य प्रदेश का वेटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया है और इस साल का तो जो सिलेबस आया है उसमें मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। ऑलरेडी मध्य प्रदेश के में क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश एस्पेक्ट से, वो स्पेसिफिकली मेंशन है। तो आप ये बात समझ के चलिए कि जो प्रीलिम्स होगी उसके अंदर अराउंड 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो एमपी से आएंगे। मिनिमम हो सकता है ये कि 30 क्वेश्चंस ऐसे हों जो मध्य प्रदेश से आएँ। तो आपको ये जितने भी टॉपिक स्पेसिफाई करे हैं उनको तो अच्छे से पढ़ना ही है। तो सबसे पहले पूछा है, सबसे पहले दिया गया है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिर वाइल्ड लाइफ, रिवर, माउंटेन रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। ये टॉपिक सारी बुक्स में दिए हुए हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको कोई अलग से कुछ सोर्सेज ढूंढना है। यदि आप टाटा मैग्रॉ की जो बुक है MPGK की, यदि आप वो बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। इसके अलावा आप जो हिंदी की जो पुणेकर की बुक है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ों को कवर किया गया है। इसके बाद में क्लाइमेट ऑफ MP स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इसके बाद में नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ MP में कहाँ कौन से मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, कहाँ पे किस चीज़ की माइंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डिटेल में पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट्स इन मध्य प्रदेश, इसके अंदर आपको रेलवे, एयर और रोड ट्रांसपोर्ट जो है डिटेल में पता होना चाहिए। यदि कोई वाटरवे ट्रांसपोर्ट्स हैं तो उनके बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए ताकि आप इजली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएँ। इसके बाद में मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इन MP, ये भी आपको मोस्ट ऑफ द बुक के अंदर टॉपिक कवर मिल जाएगा। कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, तो आप ये टॉपिक भी ईजिली कवर कर सकते हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश, ये जो टॉपिक है
ये भी आपको मेंस में हेल्प करेगा और प्रीलिम्स के अंदर भी हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी बुक्स के अंदर ये टॉपिक भी मिल जाता है। यदि आप टाटा मैग्रॉ पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की, तो उसके अंदर भी टॉपिक्स को कवर किया गया है। उसके अलावा आप हिंदी की कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो स्पेसिफाई किया गया है इस बार के सिलेबस में, वो है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर एंड नेचुरल रीजन्स। ये बहुत कॉमन टॉपिक है। यदि हम यूपीएससी की तैयारी करें, एमपीपीएससी की तैयारी करें, हम फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं और नेचुरल रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये प्रीलिम्स का ही नहीं, मेंस का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कवर करिए। इसके बाद में आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको क्या देखने मिलता है? फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड सफारी। स्पेसिफाई किया गया है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इनने वाइल्ड लाइफ, नेचुरल पार्क्स वगैरह भी मेंशन कर दिए हैं, तो ये चीज़ याद रखिए। तो सोशल ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? डेमोग्राफी पढ़ना है, पॉपुलेशन और सेंसस पढ़ना है। स्पेसिफाई कर दिया है, कोई ऐसे आपको असमंजस की स्थिति में नहीं रखा है कि भाई सोशल ज्योग्राफी लिख दिया, अंदर कुछ बताया ही नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है। स्पेसिफाई किया है सेंसस, डेमोग्राफी, एज, लिटरेचर, सेक्स रेशो, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या दिया हुआ है? नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? इंडस्ट्री, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, इंडिया में जो भी वाटरवेज, रोड्स, रेलवेज और एयरवेज, इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट्स हैं, कहाँ पे हैं, कौन सा मेजर पोर्ट है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफाई किया है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या पढ़ना है। ओके, इसके बाद में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, रिवर, माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये भी स्पेसिफाई किया है। इतना स्पेसिफिकली पहले के सिलेबस में मेंशन नहीं होता था, तो बहुत ज़्यादा डिलेमा रहता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था कि पता नहीं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बट ये जो नया सिलेबस है, इसकी सबसे बड़ा पॉजिटिव आस्पेक्ट यही है कि इसमें हर चीज़ को स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो जिन चीज़ों को स्पेसिफाई किया हुआ है उसे तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, डिटेल में पढ़ना ही है, क्योंकि जो इस बार का कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंगली आप ये मान के चलिए कि यदि आप 75 क्वेश्चन से कम आपके करेक्ट होते हैं एग्ज़ाम में, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। आपको कितना टारगेट करके चलना है इस एग्ज़ाम में, तो आपको 75 से 80 क्वेश्चंस के आंसर सही करेक्ट टिक करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जितने भी टॉपिक स्पेसिफाई किया गया है, यदि दिया हुआ है कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, रिवर, माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, एल्प्स कहाँ हैं, एप्लेशियन माउंटेन कहाँ है, या यूरल्स माउंटेन रेंज कहाँ है, रॉकी, एंडीज माउंटेन पता होना चाहिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है पता होना चाहिए, नाइल रिवर के बारे में, मिसिसिपी के बारे में, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इसके अलावा ओशियंस पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं या आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, तो आपको ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड मैप याद ही होता है, लगभग पता होता है कि कौन सी जगह पे कौन सी कंट्री पड़ेगी। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट पे कौन सी हाईएस्ट पीक है, वहाँ की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि इस कॉन्टिनेंट की ये इम्पोर्टेंस है या इस कॉन्टिनेंट का ये अलग फीचर है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इस कॉन्टिनेंट में ये है, इस कॉन्टिनेंट में ये है, इस कॉन्टिनेंट की ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये यहाँ का सबसे बड़ा लेक है, ये यहाँ डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड में कहाँ किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, सबसे बड़ी गोल्ड माइन कहाँ पे है, या आयरन इंडस्ट्री सबसे बड़ी कहाँ पे है, या कहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी बनते आए हैं एमपीपीएससी में और आगे भी बनेंगे कि यहाँ पे ये जो गोल्ड माइन है इसका नाम दिया होगा और पूछा होगा कि कौन सी कंट्री में है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है।
इसके अलावा एक नया टॉपिक जो इस बार के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो विंड, सोलार, जो भी एनर्जीज होती है, टाइडल एनर्जी होती है, सोलार एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, तो ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोमास एनर्जी होगी तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, यदि कोई सोलार एनर्जी प्लांट है तो वो इंडिया में कहाँ पे बना है, सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। ओके, कन्वेंशनल सोर्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, इंडिया में कौन से लोकेशन पे है, या वर्ल्ड में कौन सा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़िए क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो डेफिनेटली इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही पेपर बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ज्योग्राफी के अंदर आपसे कुछ अलग ही चीज़ पूछ ली जाएगी जो इस सिलेबस के अंदर स्पेसिफाई नहीं की होगी। ओके, जो चीज़ें स्पेसिफाई है वो तो आप बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए। फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजन्स पूछा है तो आपको फिजिकल फीचर्स अच्छे से और डिटेल में पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद में स्पेसिफिक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। ये पहले भी इसी तरीके से था, अभी भी इसी तरीके का है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या है मध्य प्रदेश का, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट वगैरह से रिलेटेड पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जो आपको लक्ष्मीकांत जो बुक है इंडियन पॉलिटी की उसके अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी एमपी की जो बुक्स हैं एमपी स्पेसिफिक, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि यदि आप टाटा मैग्रॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक चैप्टर है। इसके अलावा जो 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है मध्य प्रदेश में, अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। एमपी की आप कोई भी डिटेल बुक लेंगे, पुणेकर, महेश्वरी या आपका टाटा मैग्रॉ, तो आपका ये टॉपिक उसके अंदर कवर हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको कहीं मिले ना। इसके बाद में इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एक स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन है जिसके अंदर दिया हुआ है डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, जिस तरीके से हमको सोशल ज्योग्राफी के अंदर इंडिया का डेमोग्राफी पता होनी चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे हमको मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी और सेंसस पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कहाँ का लिटरेसी रेट हाई है, कहाँ का नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ की कितनी है, सेक्स रेशियो कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम है, किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो आपको इंडिया लेवल पे भी पढ़ना है और आपको स्टेट लेवल पे भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके के सेंसस हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, उससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, कोई स्कीम्स है तो वो पता होना चाहिए। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। इसके अलावा यदि कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मध्य प्रदेश के अंदर तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ग्वालियर के पास कौन सी प्लेस है, इंदौर के पास जैसे महू हो गया, भोपाल के पास मंडीदीप हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है और कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है और वो किस चीज़ के लिए फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये टॉपिक भी हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर वेलफेयर स्कीम। ओके, ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 20% ऑफ द मध्य प्रदेश पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो ट्राइबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पहले इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज़ पहले हम डिस्कस कर चुके, वो पता होना चाहिए। ट्राइब्स की क्या डायलेक्ट्स हैं, वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कौन सी ट्राइब्स हैं वो पता होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में ट्राइबल के वेलफेयर के लिए कौन सी स्कीम्स चलाई हुई हैं वो डिटेल में पता होना चाहिए, और यदि उनकी कोई सब कास्ट है तो वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या स्कीम्स हैं वो भी हमको डिटेल में पता होना चाहिए। ये भी ऐसा टॉपिक है जो आपको ईजिली मिल जाएगा, कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ दी हुई है इस सिलेबस के अंदर वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करी हुई है। इसके अलावा यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको ब्रीफली पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिटेल में जा के पढ़ें, क्योंकि स्पेसिफाई करा है कि आपको क्या पढ़ना है। ओके, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 पढ़ना है। इसमें आपको 1909 नहीं दिया हुआ है, 1892 नहीं दिया हुआ है, या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 नहीं दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ स्पेसिफाई किया हुआ है कि 1919 और 1935 का जो एक्ट है वो डिटेल में पढ़ना है। उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन पॉलिटी में स्पेसिफिक चैप्टर है, आपको मोर देन सफिशिएंट दिया हुआ है उस चैप्टर के अंदर। कब कौन सा सेशन हुआ, कितने लोगों ने अटेंड करा, कितने लोग प्रिंसली स्टेट के थे, कितने लोग प्रिंसली स्टेट से नहीं बिलोंग करते थे, ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग करते थे, या कब कौन सा सेशन हुआ, कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो कब कौन कौन सी कमेटी का मेंबर बना था, पावर कमेटी का मेंबर कौन था, फंडामेंटल राइट की जो कमेटी थी उसका मेंबर्स कौन थे, या उसके चेयरपर्सन कौन थे। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, मोर देन इनफ दिया उस चैप्टर में, तो आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। उसके बाद में मेंशन है यूनियन, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, ये तीनों भी लक्ष्मीकांत में आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़ेंगे तो वो मोर देन इनफ होगा। ओके, उसके बाहर मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंशन नहीं है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव यदि आप पॉलिटी में से पढ़ रहे हैं अभी, तो आप उसको ब्रीफली पढ़िए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है। फिर क्या मेंशन है, फंडामेंटल राइट, DPSP और ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। ओके, तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए, मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर्स यदि आप उठा के देखते हैं 2014 से लेकर 18 तक का सिलेबस, तो आप तब पॉलिटी का पेपर देखते हैं तो लगभग हर साल इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन 3 मार्कर में भी होता है, 6 मार्कर में भी होता है, और कई बार 15 मार्कर्स में भी होते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो 2020 का जो मेंस होगा उसके अंदर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ओके, हम अलग से लेक्चर्स बनाएंगे जिसके अंदर हम जो मेंस के जो पेपर है 2014 से लेकर 18 तक उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, और ये भी डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मेट करना चाहिए आने वाली एग्जाम के लिए, मेंस 2020 के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ओके, इसके बाद में स्पेसिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कौन सी चीज़ों के लिए कौन से चीज़ों में अमेंडमेंट के लिए रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिया है, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक वो सारे पता होना चाहिए। 42nd हो गया, 44th हो गया, 101 हो गया, 92nd हो गया, 89th हो गया, तो ये किन चीज़ों से रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि स्पेसिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद में स्पेसिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम। तो पॉलिटी के लिए तो आपको कोई और बुक देखनी ही नहीं है, लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम, वहाँ पे दिया हुआ है। जुडिशियल सिस्टम में आपको क्या चीज़ें होती हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन हो गया, रिट जुडिस्डिक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद में इंडियन इकोनॉमी, ये जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, ये इनने स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, अदरवाइज हर टॉपिक के अंदर काफ़ी डिटेल में इनने स्पेसिफाई करा है। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ना है किस तरीके की प्लानिंग्स हुई, 5 ईयर प्लान्स पढ़ना पड़ेंगे। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसे डिटेल में देखना होगा। इसके अलावा हम इसके अंदर टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, इंडिया में किस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो पता होना चाहिए। तो इंडियन इकोनॉमी ये जो टर्म है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इसके अलावा इनने स्पेसिफाई करा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो डिटेल में पढ़नी है। फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड ये पढ़ना है, स्पेसिफाई करा है इंडियन इकोनॉमी में।
ओके तो ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। इंडिया किस चीज़ को इंपोर्ट करता है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, और फॉरेन ट्रेड इंडिया का क्या है, कितना है, ये डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद में ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करा है कि क्या पढ़ना है इसमें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी बताया है कि आपको स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है। आरबीआई, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनबीएफआई। ओके तो एज सच कोई ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं है कि क्या पढ़ना है, स्पेसिफाई है। एक और टॉपिक है इसमें नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक्स कौन से हैं? आरबीआई, आरबीआई की क्या फंक्शंस हैं, कौन सा एक्ट के थ्रू बना, कहाँ पे बना, कैसे बना, ये पता होना चाहिए। सेबी कौन सा एक्ट के थ्रू बना, कब वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना, कब वो एग्जीक्यूटिव बॉडी था, उसके क्या पावर्स है, उसके क्या फंक्शनिंग है, ये पता होना चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैटर में भी यही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास क्या पावर्स होते हैं, क्या नहीं होता है, किस चीज़ की अथॉरिटी होती है, कौन उनको रेगुलेट करता है, किस एक्ट के थ्रू बने, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ओके तो स्पेसिफाई किया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है। ओके ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर दिया है कि आपको IRDAI पढ़ना है, कि ये पढ़ना है, कि वो पढ़ना है। स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तब हम पुराना सिलेबस देखते हैं तो उसमें दिया हुआ था कि एवरी डे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, बट यहाँ पे दिया है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस पता होना चाहिए। इसके अलावा इन जो जितने भी इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी तक अचीव करी है, सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये पता होना चाहिए। ओके तो इसरो के जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग जगह पे, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो पता होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक पहले भी इंक्लूडेड था, अभी भी इंक्लूडेड है, तो उसी तरीके से कवर करना है। इकोलॉजिकल सिस्टम, ये आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं इसके अंदर मिल जाएगा, या आप शंकर IAS की एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट। इसके अंदर आपको कौन सी चीज़ किससे मिलती है, विटामिन डी, विटामिन सी, फूड, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि हार्ट चैप्टर हो गया, लंग्स हो गए, फिर ब्लड हो गया, तो ये सारी चीज़ों को आपको डिटेल में कवर करना है। इसके बाद में ये जो 4 चीज़ें हैं ये न्यूली इंक्लूडेड है, पहले इंक्लूड नहीं होती थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, पॉल्यूशन, नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट। ओके नेशनल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट मेंस के सिलेबस में था तो आप जो उसके लिए पढ़ रहे थे वही आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पॉल्यूशन भी उसी के सिलेबस में था तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ MP की जितनी भी इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ है और प्रोग्राम है उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी आता है तो यहाँ पे भी वो आपको हेल्प करेगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये एक नया टॉपिक है जो आपको इंटरनेट पे ढूंढ कर इससे रिलेटेड मटेरियल ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा और आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। इसके अलावा करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर, इसमें भी इन्होंने चीज़ों को बहुत स्पेसिफाई कर दिया है। ओके इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड प्लेसेस, जितनी भी पिछले 1-1.5 साल में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनसे रिलेट, और इसके अलावा कोई प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रही हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। यदि कोई प्लेस है जहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है या कोई इवेंट हुआ है इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का, तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा मेजर इवेंट्स पता होना चाहिए यदि कुछ हुए हैं तो। इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट कंपटीशन, अवार्ड ऑफ इंडिया एंड MP। ओके पहले स्पोर्ट एक स्पेसिफिक टॉपिक हुआ करता था बट अब स्पोर्ट सब टॉपिक हो गया है करंट और इंटरनेशनल अफेयर का। तो ये जो टॉपिक है इसमें पहले वर्ल्ड, एशिया सब मेंशन हुआ करता था, वहाँ के आपको स्पोर्ट्स वगैरह सब पता होना चाहिए थे, बट अभी क्या दिया है इनने
स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में जो भी इंस्टीट्यूट है वो पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं जो मध्य प्रदेश में होते हैं या इंडिया में होते हैं वो पता होना चाहिए। और अवार्ड्स यहाँ पे वर्ल्ड और एशिया नहीं दिया हुआ है। ओके, तो क्या पढ़ना है, सिर्फ इंडिया और एमपी से रिलेटेड ही पढ़ना है आपको। वर्ल्ड और एशिया के जितने भी अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ना है डिटेल में। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब तक आप सिलेबस खुद इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ये आने वाला है तो मुझे इससे रिलेटेड ये चीज़ पढ़नी है। यदि आपको सिलेबस ही अच्छे से नहीं पता है, यदि आप सिलेबस से ही अच्छे से गो थ्रू नहीं हुए और आप एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, आपने सोच लिया कि हमको ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमी ये पढ़ना है, तो ऐसे नहीं होगा। आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए। इनफैक्ट एमपी के अंदर भी स्पेसिफिकली जो चीज़ें मेंशन है कि ये चीज़ पढ़नी है, जैसे कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है। तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़िए कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मेजर डायनेस्टीज़ मेंशन है, तो कौन सी डायनेस्टीज़ मध्य प्रदेश में रही है, कौन से रीजन में उनका रूल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हर चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन है। सोशल ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली मेंशन है डेमोग्राफी, सेंसस, सेक्स रेशो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, तो आपको वही चीज़ स्पेसिफिकली पढ़ना है। आप यदि उसको टॉपिक को यदि आप सोशल ज्योग्राफी मेंशन हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। ओके, तो आप चीज़ों को याद रखिए कि कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है। स्पोर्ट्स में अब पहले की तरह स्पोर्ट्स को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। कौन सा स्पोर्ट्स कब से स्टार्ट हुआ, कब से वो ओलंपिक में इंक्लूड हुआ, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इस बार के सिलेबस में नहीं है। अब क्या दिया है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस पूछे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स और अवार्ड ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश पूछा है। ओके, इसके बाद में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो टॉपिक है इसके अंदर पहले मेंशन होता था सर्च इंजन हो गया, ऑनलाइन हैकिंग, वायरसेस, ये सारी चीज़ें। अब क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आईसीटी। इसके बाद में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैकिंग, वायरसेस, ये सारी चीज़ें, मालवेयर वगैरह जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ई गवर्नेंस, इसके बाद में इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। तो इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को आपको डिटेल में कवर करना है। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर ये पूछा जा सकता है जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी कहाँ की है या कौन ने उसको बनाया है, उसके सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं। इसके बाद में पहले का जो हमारा सिलेबस होता था उसके अंदर एक्ट्स इंक्लूड होते थे। 3 एक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ना पड़ते थे। सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955, एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989, इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। तो अब जो नया सिलेबस है उसके अंदर वो एक्ट्स हटा दिए गए हैं, बट उसकी जगह पे बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरीज जो बॉडी होती हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि आपको कौन सी बॉडी पढ़ना है। तो ये जो बॉडीज़ हैं उनको पढ़ना है, प्लस यहाँ पे एक्सेट्रा दिया हुआ है। तो एक्सेट्रा के अंदर आपको जो इसके अलावा दूसरी बॉडीज़ हैं वो भी हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे। बट ये जो बॉडीज़ यहाँ पे मेंशन है इनके बारे में तो आपको सारी डिटेल्स पता होना चाहिए। इसमें कब ये कॉन्स्टिट्यूट हुई, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसकी क्या वर्किंग होती है, इसके पास क्या राइट्स होते हैं, सिविल कोर्ट राइट्स होते हैं, कौन से कोर्ट के राइट होते हैं, ये कौन से आर्टिकल के अंडर बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके ऊपर मैं सीरीज़ बनाने वाली हूँ। तो हमारा जो एमपी जीके वाली सीरीज़ चल रही है उसके अलावा मैं ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें हम सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद में मैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। ओके, एमपी की जो ज्योग्राफी है वो तो हमारी जो एमपी जीके सीरीज़ है उसी के अंदर आगे जाके मैं कवर कर लूँगी। अभी जो हमारा सिलेबस चल रहा है, अभी जो हम एमपी जीके में पढ़ रहे हैं उसमें हम हमारी जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, आर्ट और स्कल्पचर्स के हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। उसमें अब बहुत कम प्लेसेस बची हैं।
इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी तक इम्पॉर्टेंट थी, लाइक मांडू हो गया, उज्जैन हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं तो इनको कवर कर लिया। अब जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको कवर करने के बाद में हम मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी उसके अंदर स्टार्ट करेंगे, प्लस एक नई सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को इंक्लूड करूँगी। उसके अलावा हम जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये जो नया सिलेबस है 2020 के एग्ज़ाम का उसको टारगेट करेंगे। इसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो 2020 की जो मेंस है उसको आपको किस तरीके से फोकस करना चाहिए, या क्या सिमिलरिटी है 2019 और 2020 के सिलेबस में, और आपको उसको किस तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और आपको हमारा ये चैनल हेल्प कर रहा है आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिले और मैं और ज़्यादा लेक्चर्स बना पाऊँ, सीरीज़ बना पाऊँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।